स्टूडेंट्स, यूनिट जो हम डिस्कस कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन। आज हम हाइड्रोकार्बन यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट हम उठा रहे हैं, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है एल्केन। क्योंकि हाइड्रोकार्बन में हमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीनों डिस्कस करने हैं। उसके बाद एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी डिस्कस करना है। तो एल्केन, एल्केन क्या है? एल्केन वे यौगिक हैं, वे हाइड्रोकार्बन हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और इस हाइड्रोकार्बन के अंदर हाइड्रोजन की संख्या सर्वाधिक है। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं जुड़ सकते कार्बन के साथ जितने एल्केन में जुड़े हुए हैं। इसलिए इस हाइड्रोकार्बन को एक नाम दिया जाता है, क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इससे ज़्यादा हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ सकते हैं, इसलिए ये सैचुरेटेड है, संतृप्त है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और क्योंकि ये सैचुरेटेड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, क्रियाशीलता क्या होगी इसकी? कम। क्योंकि सैचुरेटेड है इसलिए ये लिस्ट रिएक्टिव होता है, कम क्रियाशील होता है। सैचुरेटेड, जैसा कि मैंने पहले ही भी आपको बताया था, एक संतृप्त है व्यक्ति। संतृप्त मतलब धप्पा हुआ है ना, सही देसी भाषा में बात करें तो वो कम क्रियाशील होगा। जिसके पास सब कुछ है, संपन्न है पूर्ण रूप से, वो कम क्रियाशील होगा, लेस रिएक्टिव होगा। और कम क्रियाशील के लिए यहाँ वर्ड यूज़ किया जाता है पैराफिन्स। पैराफिन्स। तो किस श्रेणी के यौगिक पैराफिन्स कहलाते हैं? तो वो एल्केन श्रेणी के यौगिक पैराफिन्स कहलाते हैं, जो दो शब्दों से लिया हुआ है। एक तो पैरम प्लस एफाइंस, पैरम प्लस एफाइंस। पैरम यानी कम और एफाइंस यानी क्रियाशील। तो कम क्रियाशील होने के कारण इन्हें क्या बोला गया है? पैराफिन्स। पैराफिन्स एल्केन श्रेणी के जो यौगिक हैं वो पैराफिन्स कहलाते हैं, क्योंकि इनकी क्रियाशीलता कम होती है। अब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ याद रखनी है हमें। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे यहाँ कार्बन है, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन भी लगे होंगे ना, हाइड्रोकार्बन है तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी लगे होंगे, या आगे कार्बन लगा होगा। जो भी है, जो भी सिस्टम रहता है, कुछ हाइड्रोजन भी जुड़े होते हैं, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है कितनी होती है? एल्केन में जो कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.54 एंगस्ट्रॉम, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.12 एंगस्ट्रॉम, 1.12 एंगस्ट्रॉम। कार्बन कार्बन बॉन्ड की कितनी हो गई? 1.54। और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की 1.12 एंगस्ट्रॉम। एल्केन के अंदर, एल्केन में कार्बन कार्बन बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 1.12 एंगस्ट्रॉम होता है। अब हम बात करें बनाने की विधियां, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियां, तो सबसे पहले आती है एल्कीन व एल्काइन के अपचयन से। पढ़ा है हमने, क्या करेंगे? डबल या ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल करके एच एच जोड़ देंगे ना। तो यहाँ हमने उत्प्रेरक लिया था NiPdPt, NiPdPt उत्प्रेरक ले सकते हैं हम लोग। और जब उत्प्रेरक निकिल लिया जाता है, Ni लिया जाता है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति हो, कैटलिस्ट निकिल हो,
और टेम्परेचर हो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल जो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ही अपचयन करता है। उत्प्रेरक क्या हो, निकिल हो, टेम्परेचर कितना हो 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ये अभिक्रिया कराई जाए तो इस अभिक्रिया को साबत्य सेंडरेंस अभिक्रिया या साबत्य सेंडरेंस अपचयन के नाम से जानते हैं। तो एल्कीन और एल्काइन का अपचयन जब किसके द्वारा, उत्प्रेरक क्या लें, निकिल उत्प्रेरक लें और टेम्परेचर हो 200 डिग्री से 300 डिग्री, तो ये अपचयन कहलाता है साबत्य सेंडरेंस अपचयन, साबत्य सेंडरेंस रिडक्शन या साबत्य सेंडरेंस अपचयन, साबत्य सेंडरेंस अभिक्रिया। और बाकी सिस्टम वही है, एल्कीन और एल्काइन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, क्या करोगे उसको, सिंगल। जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एरो पर दे दिया जाए NiPDPT, NiPDPT, तो अपने को पता है कि हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री कर देंगे और क्या करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन प्रोपेन बन जाएगा, ऑटोमेटिक सैचुरेटेड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपीन में जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो प्रोपेन बन जाएगा। और यदि अपचयन Ni के द्वारा किया जाता है तो साबत्य सेंडरेंस अपचयन बोलते हैं उसको। ऐसे आप एल्काइन भी ले सकते हैं, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एरो पर NiPDPT, तो ट्रिपल बॉन्ड को क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल, तो 2 बॉन्ड इस C के खाली, 2 बॉन्ड इस C के खाली, क्योंकि 3 बॉन्ड थे इसमें टोटल, 2 तोड़ दिया आपने, 2 बॉन्ड फ्री हो गए, तो क्या करोगे, 1H 2H 3H 4H, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, यानी 2H2 आ जाएगा प्लस के अंदर, 2H2। तो ये रिडक्शन है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, जब Ni द्वारा अपचयन किया तब क्या बोला है, साबत्य सेंडरेंस अभिक्रिया। और जब रिडक्शन Na प्लस द्रव NH3 द्वारा किया जाए, Na प्लस द्रव NH3 द्वारा किया जाए तो इसे बर्च अपचयन बोलते हैं, बर्च अपचयन, बर्च रिएक्शन, बर्च अभिक्रिया के नाम से भी आ जाता है। ये आपको समीकरण लिख देगा, पूरी नाम पूछेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये बर्च अभिक्रिया। जब अपचायक के रूप में क्या लिया हुआ एरो पर, Na प्लस द्रव NH3, Na प्लस द्रव NH3 लिया हो तब उसको क्या बोलेंगे, बर्च अभिक्रिया। जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन वही रहेगी, रिएक्शन में फ़र्क नहीं आएगा, बस यहाँ कैटलिस्ट चेंज किया होगा, द्रव Na प्लस NH3। ये मैंने बताए भी थे आपको जब हम लोग अपचयन कर रहे थे ना, तो वहाँ धातु के साथ विलायक यूज होते हैं, ऐसे विलायक जो हाइड्रोजन दे सकते हैं, क्योंकि धातु क्या करेगी, धातु H की जगह चली जाती है और यहाँ से H निकाल देती है और ये H इनमें जुड़ जाते हैं, तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड का सिंगल, दोनों का एक एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा और एक एक बॉन्ड फ्री होते ही क्या होगा, यहाँ H जुड़ जाएगा। तब इसको बोला जाता है, जब अपचायक के रूप में NaNH3 लिया जाए तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, बर्च अपचयन, बर्च अपचयन कहलाती है। क्लियर। अब नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया। अपचयन में एक और देख लें, अपचयन में पहले पूरा कर लेते हैं, एल्किल हैलाइड का अपचयन, पहले अपचयन ही पूरे कर लेते हैं सारे। एल्किल हैलाइड का अपचयन,
जैसे मैं एथिल क्लोराइड ले लूँ, CH3CH2Cl, एरो पर ले लिया LiAlH4। अब अपचयन करने का एक तरीका तो होता है, आपको बताया था डबल या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उसको सिंगल कर लोगे। अब डबल ट्रिपल है ही नहीं, तब क्या करोगे बताओ? नेगेटिव एलिमेंट को निकाल देंगे, क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट का निकलना भी अपचयन ही होता है ना। ऋण विद्युतीय तत्व इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना भी अपचयन होता है। बातें सारी वही आनी है लगभग, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का निकलना अपचयन होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा इसमें से? Cl को बाहर निकाल दो, Cl का बाहर निकलना भी अपचयन ही है। जब Cl बाहर निकल गया तो CH2 का बंद खाली प्लस Cl का बंद खाली, तो क्या होगा? जो बॉन्ड फ्री हुए हैं वहां हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये बन गई एथेन। क्लियर? नहीं, या NiPDPT नहीं लेते, या LiLH4 लेते हैं, या Zn+HCl लेते हैं, ठीक है। Zn+HCl यूज हो सकता है, मोस्टली बुक्स के अंदर LiLH4 ही लिया होता है, Zn+HCl ले सकते हैं सेकेंड। क्लियर है? चले आगे। नेक्स्ट, अपचयन में ही लाल फास्फोरस प्लस HI द्वारा अपचयन। तो ये तो आपको बताया था, इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? एंड प्रोडक्ट एल्केन। तो इसका एंड प्रोडक्ट एल्केन ही होता है। तो एल्केन बनाने के मेथड ही आप पढ़ रहे हो। तो रेड फास्फोरस और HI द्वारा जब भी रिडक्शन करोगे एल्केन ही बनेगी, चाहे आपको एल्डिहाइड दिया हो, चाहे आपको कीटोन दिया हो, चाहे आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया हो। तो उसमें तो सीधा सा फंडा रहेगा, जैसे एल्डिहाइड दे दिया, एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या लगता है? एल। IUPAC में एल्डिहाइड का अनुलग्न एल लगता है, एल। तो क्या बन गया ये? एथेनेल। और सामान्य नाम क्या है इसका? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों है? क्योंकि इसमें एसिटिल ग्रुप लगा है, ये एसिटिल ग्रुप होता है, CH3CO एसिटिल ग्रुप होता है ये। तो एसिटिल ग्रुप है, तो एसिटिल ग्रुप है तो क्या आ गया? एसिड वर्ड आ गया। और क्रियात्मक समूह देखें तो एल्डिहाइड है, तो एसिटिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए नाम क्या दे दिया जाता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड क्यों कहा गया एसिटल्डिहाइड? क्योंकि ग्रुप कौन सा है? ग्रुप एसिटिल। एसिटिल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह लगा है, इसलिए इसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। ऐसे ही देखो, जैसे ये देखो, ये कीटोन है, CO ग्रुप है, कीटोन है। IUPAC में तो क्या करेंगे? श्रृंखला छांटेंगे। कितने कार्बन की श्रृंखला है? 3 की प्रोप, और तीनों में बॉन्ड कौन सा है? 3 कार्बन में प्रोप लिख दिया, तीनों में बॉन्ड देखेंगे, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आ जाता है? एन आ जाता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आ गया, तो प्रोपेन बन गया, प्रोपेन, ठीक है, प्रोपेन बन गया। और क्रियात्मक समूह कौन सा है? कीटोन, और कीटोन का अनुलग्न होता है ओन, तो क्या बन गया? प्रोपेनोन। प्रोपेनोन, ये IUPAC हो गया। अब इसको और क्या लिखेंगे? इसमें समूह देखो, इसमें भी एसिटिल समूह लगा है, देखो CH3CO लगा है ना, एसिटिल समूह, CH3CO एसिटिल समूह लगा है, तो एसिटिल समूह का एसिड आ गया, एसिड। और कीटोन है, इस साइड भी एसिटिल है, इस साइड से देखोगे तो भी एसिटिल, इस साइड से देखोगे तो भी एसिटिल, यानी एक ग्रुप एसिटिल ही है, एकमात्र ग्रुप एसिटिल है। और क्योंकि ये कीटोन है, तो कीटोन के लास्ट में ओन लगा देंगे, तो क्या बोलते हैं इसको सामान्य पद्धति में? एसीटोन। एसीटोन ही पढ़ते हो इसको। ऐसे देखो आप, CH3COOH IUPAC में देखो, पहले तो IUPAC में श्रृंखला छांटी जाती है। कितने कार्बन है बताओ इसमें? 2 के लिए एथ, 2 कार्बन के लिए एथ। बॉन्ड कौन सा दोनों के बीच? सिंगल बॉन्ड के लिए एन, एथेन, और COOH कार्बोक्सिलिक समूह लगा है, जिसका अनुलग्न लगता है ओइक अम्ल।
तो 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, अनुलग्न लगा ओइक अम्ल, तो आईयूपीएसी में नाम रख दिया क्या, एथेनोइक अम्ल। आईयूपीएसी में इसको एथेनोइक अम्ल बोल दिया गया। अब सामान्य पत्ती में क्या बोलेंगे देखो, अब देखो ये ग्रुप पड़ा है, कौन सा ग्रुप है ये, एसिटिल समूह है, CH3CO एसिटिल समूह है। तो एसिटिल समूह का लगा एसिड, एसिड, और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल लगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो इसके लास्ट में सामान्य पद्धति में कोई भी अम्ल हो उसके लास्ट में इक अम्ल लगता है। जैसे आप लोग पढ़ते हैं एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। केमिस्ट्री में जिसमें कार्बन कोई भी धातु अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होती है, कोई भी तत्व अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, उसके लास्ट में इक अम्ल लगता है। तो यहाँ कार्बन जो है अपनी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, तो इसके लास्ट में इक अम्ल लगेगा। तो क्या बोलते हो इसको सामान्य पद्धति में, एसिटिक अम्ल। आगे बात समझ, एसिटिक अम्ल। ऐसे कोई भी यौगिक आप लें, इसी तरह से ही सिस्टम चलता है। एसिटिल ग्रुप होता है, आगे वो जिस प्रकार का यौगिक होता है उस प्रकार का जो अनुलग्न है वो लग जाता है। तो अपने बात कर रहे हैं इसकी एथेनेल की। तो एथेनेल ग्रुप एसिटिल है, तो एसिटिल ग्रुप के लिए एसिड लग गया, और क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है, तो एसिड के साथ एल्डिहाइड लिख दिया गया, तो क्या बन गया, एसिटल्डिहाइड। आगे बात समझ। अब अपचयन जब लाल पी और HI के द्वारा किया जाता है, लाल पी और HI के द्वारा, तब बताया ये आपको क्या बनेगा, एल्केन, एल्केन बनेगी। क्या करेगा लाल पी और HI, नेगेटिव ग्रुप को निकालेगा। तो यहाँ O नेगेटिव ग्रुप है, O को निकाल देगा, 2 बॉन्ड फ्री हो गए O के, डबल बॉन्ड टूटा है यहाँ से, सारा डिस्कस किया हुआ है हमने। यहाँ से 2 बॉन्ड O के फ्री हुए, C के कितने बॉन्ड फ्री हुए, C के 2 बॉन्ड, C के फ्री हुए, 2 बॉन्ड O के फ्री हुए। तो कितने H चाहिए अपने को, देख लो, 1 2 3 4, तो प्लस में क्या करेंगे हम, 4 HI ले लेंगे। तो 4 H तो यूज हो गए, बचे क्या, 4 I बच गए, तो 4 I को 2I2 की फॉर्म में लिख दिया जाएगा। तो प्लस में 2I2 आ गया। क्लियर। सारी रिएक्शन पड़ी हुई है, हो जाएंगी नीचे वाली लाल पी और HI के साथ, ये वाली और ये वाली हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट, चलें आगे। लाल पी और HI के साथ बननी एल्केन ही है, हो जाएंगी, ये दोनों बताई हुई हैं पहले आपको। नेक्स्ट वुड्स अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है। ये ध्यान रखिएगा, सीधा ही आता है। एल्किल हैलाइड की सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया जिसमें एल्केन बनती है, क्या कहलाती है, किस नाम से जानी जाती है, तो किस नाम से जानी जाती है, वुड्स अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, बाकी रिएक्शंस आपको आती हैं, अभी क्लियर करते हैं हम लोग। जैसे मान लो मैंने क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड ले लिया, सामान्य पद्धति में कहूँ तो मैं मेथिल क्लोराइड बोल दूंगा, और अगर आईयूपीएसी में बोलूँगा तो क्लोरोमेथेन बोल दूंगा, क्लोरोमेथेन। तो मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या बन जाएगा, CH3Cl, CH3Cl। अब साथ में रिएक्शन करवानी है सोडियम के साथ, तो प्लस Na, उपस्थिति ले ली शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की। अब आपको दिख रहा है क्या बनेगा, बताओ यहाँ से, Na किसके साथ जुड़ेगा बताओ, Na Cl के साथ, पता है हमें, क्योंकि Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है ना। तो Na जो है वो Cl के साथ जुड़ेगा, ये हमें क्लियर है।
कि NaCl बनेगा। तो हमारा टारगेट यही है कि हम NaCl बना दें, क्योंकि ये हमें दिख रहा है। तो हमने NaCl बना दिया, ये NaCl निकाल दिया यहाँ से, तो NaCl बन गया। तो CH3 का बॉन्ड क्या रहा बताओ? CH3 का बॉन्ड खाली रहा। तो खाली बॉन्ड रहा तो क्या अभिक्रिया खाली रहा ना, यहाँ से बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड फ्री रहा यहाँ से। तो अगर कोई बॉन्ड खाली पड़े तो क्या अभिक्रिया पूरी मानी जाती है? क्या वो पूरी होगी? क्या वो अभिक्रिया खाली बॉन्ड पड़ा है तो नहीं हुई, प्रोडक्ट नहीं बना कोई, अभी बॉन्ड खाली रह गया, बॉन्ड खाली रह गया अभी तक। फिर प्रोडक्ट कैसे बनेगा? देखो, जब भी हम टेस्ट ट्यूब में कोई रीजेंट डालते हैं, कोई रिएक्टेंट डालते हैं, मान लो मैं क्लोरोमेथेन डाल रहा हूँ, एक ड्रॉप ही डाली, क्या एक ड्रॉप में एक ही मॉलिक्यूल जाएगा? क्या बताओ, क्या एक ड्रॉप में एक मॉलिक्यूल जाएगा? बहुत सारे मॉलिक्यूल जाएंगे ना। और छोटा सा सोडियम का टुकड़ा डालूंगा इसमें, तो क्या उसमें एक ही Na परमाणु होगा? बहुत सारे होंगे। तो जब हम एक ड्रॉप मेथिल क्लोराइड या क्लोरोमेथेन डालेंगे तो रिएक्शन में इसके बहुत सारे अणु गए हैं, एक अणु नहीं गया। और सोडियम के बहुत सारे परमाणु गए हैं, कोई एक नहीं गया। ये समझ आ गई बात? और जब तक अभिक्रिया पूरी नहीं होती ये क्रिया करते रहते हैं। तो जब तक अभिक्रिया पूरी नहीं होती ये क्रिया करते रहते हैं। अब आपको यहाँ से पता है कि NaCl निकलेगा, आपने NaCl निकाल लिया, CH3 का बॉन्ड खाली हो गया, लेकिन रिएक्शन तो पूरी नहीं हुई। तो आप फिर अगले अणु पर विचार करें, आप अगला अणु और लें, क्योंकि बहुत सारे अणु गए हुए हैं इसके अंदर। तो CH3Cl प्लस Na, जब तक सारे बॉन्ड पूरे नहीं हो जाते तब तक आप वो मॉलिक्यूल लिखते रहें, अपने आप बॉन्ड पूरे होंगे। अब यहाँ से भी क्या निकलेगा बताओ? NaCl, तो एक NaCl और बन गया, ठीक है। अब इस CH3 का बॉन्ड फ्री पड़ा है, इस CH3 का बॉन्ड भी फ्री पड़ा है, तो क्या होगा बताओ? दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एथेन बन जाएगी। समझ आ गई बात? क्लियर है? ये पता लग गया दो क्यों लिए हैं। ये नहीं हो कि आप लोग ऐसे याद करें इसको, किताब में जैसे लिखा हुआ है 2CH3Cl प्लस 2Na, फिर ड्राई ईथर की प्रेजेंस लें और CH3CH3 प्लस 2NaCl। तो इस तरह नहीं, आप एक अणु लेकर चलें अपना, आपको अपने आप दिखेगा कि प्रोडक्ट बना या नहीं बना। नहीं बना तो अगला अणु सोचें आप लोग। क्लियर? चलें आगे। तो इसमें अब मान लो एथेन बना दी मैंने, एथेन बना दी, तो मैंने एक ही एल्किलाइड लिया, मेथिल क्लोराइड। अगर मान लो मैं अलग अलग एल्किलाइड लेता, जैसे मेथिल क्लोराइड लेता, मेथिल क्लोराइड प्लस एथिल क्लोराइड प्लस सोडियम उपस्थिति लेता शुष्क ईथर की। मेथिल क्लोराइड लेता, एथिल क्लोराइड लेता, साथ में सोडियम लेता, उपस्थिति शुष्क ईथर की है, ये भी वुडवर्थ क्रिया। तो मेथिल क्लोराइड CH3Cl सोडियम से क्रिया करता, NaCl निकलता सेम। एथिल क्लोराइड CH3CH2Cl, ये भी सोडियम से क्रिया करता, यहाँ से भी NaCl निकलता, उपस्थिति हम लेते शुष्क ईथर की, ड्राई ईथर की। क्या बनता बताओ? प्रोडक्ट क्या बनता? प्रोपेन प्लस एथेन प्लस ब्यूटेन, तीनों बनते। प्रोपेन भी बनता, एथेन भी बनता, ब्यूटेन भी बनता। क्यों बनता? क्यों? फिर वही बात, इसका एक अणु नहीं है, इसके बहुत सारे अणु हैं उस ड्रॉप के अंदर। तो आप बहुत सारे लेकर दिमाग में चलो अपने, ऐसे और भी पड़े हैं अंदर। समझ गए? तो ये भी निकल सकता है, ठीक है। क्लोरोएथेन भी बहुत सारे पड़े हैं, एथिल क्लोराइड भी बहुत सारे पड़े हैं।
तो वो एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं अंदर। यही दिमाग में चलना चाहिए आपके। अब आप देखो, समझ गए होंगे शायद मेरी बात को कि ये और ये तीनों ही बनेंगे ना। अब ये अगर इससे जुड़ता है तो क्या बनेगा? प्रोपेन, प्रोपेन बन जाएगा। ये अगर इससे जुड़ जाए तो क्या बनेगा? एथेन बन जाएगी। और हो सकता है ये जुड़ जाए आपस में, तब क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। समझ गए? लग गया पता? तो यहाँ एल्केनों का मिश्रण बनता है। जब आप अलग अलग एल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्केनों का मिश्रण। एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। हम लोग क्या चाह रहे थे? हम लोग चाह रहे थे प्रोपेन बनाना। तो हमने एक कार्बन वाला यौगिक ले लिया, एक 2 कार्बन वाला यौगिक ले लिया। क्या प्रोपेन बन गया? क्या अकेला प्रोपेन ही बना? क्या मिश्रण बना है ना। तो यानी कुल मिला के इस विधि से विषम कार्बन वाले एल्केन, विषम कार्बन वाले एल्केन सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किए जा सकते। सही है क्या? सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किए जा सकते। सफलतापूर्वक का मतलब है अकेला बनता है ये। क्या ये अकेला बना है? क्या नहीं, मिश्रण बना है ना। तो सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं हुआ विषम कार्बन वाला एल्केन। विषम कार्बन वाले एल्केन को हम लोग असममित एल्केन भी बोलते हैं। असममित एल्केन, विषम कार्बन वाले एल्केन को असममित एल्केन भी बोला जाता है। क्लियर? तो विषम कार्बन वाला एल्केन सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं होता, यानी असममित एल्केन सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं होता। यदि हम असममित एल्केन बनाना चाहते हैं तो वहाँ एल्केनों का मिश्रण प्राप्त हो जाता है। एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है। समझ आ गई अभिक्रिया? चलें आगे। तो नेक्स्ट आती है कोल्बे वैद्युत अपघटन। कोल्बे वैद्युत अपघटन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, कोल्बे वैद्युत अपघटन। अब कोल्बे वैद्युत अपघटन में क्या होगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण लिया जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर दी जाती है। तो यहाँ एथेन बनता है। एथेन, एथेन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग कोल्बे वैद्युत अपघटन बोलते हैं। कोल्बे वैद्युत अपघटन बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर एथेन प्राप्त होता है। अब ये रिएक्शन क्या होती है? देखो, इस रिएक्शन को समझे हम लोग। तो CH3COONA, CH3COONA जब अपने इसका जलीय विलयन बनाएंगे तो आयनों में टूटेगा। किस किस में टूट जाएगा बताओ? धारा प्रवाहित करनी है हमने इसमें, तो ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। सही है? अब आपके पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। जब आप धारा प्रवाहित कर रहे हो तो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक तो एनोड और एक कैथोड। तभी धारा प्रवाहित हो सकती है ना, अदरवाइज तो धारा प्रवाहित हो नहीं सकती। सही है? अब बताओ एनोड पर कौन सा आयन जाएगा और कैथोड पर कौन सा आयन जाएगा? अपने आप सोचो। एनोड पर, एनोड पॉजिटिव है तो उस पर नेगेटिव आयन पहुंच जाएगा। और कैथोड नेगेटिव है
तो उस पर पॉजिटिव आयन पहुंच जाएगा। सही है क्या? यही होगा। एनोड पर CH3CO माइनस और कैथोड पर Na+ आ गया। अब इलेक्ट्रॉन लगाएं आप लोग, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ओ बताओ कितने नंबर पे आता है वो पीरियोडिक टेबल में? 8 नंबर पे। बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में गए बताओ? ओके, एक गया इस बंध में, पीछे बच्चे कितने? 5 बच गए। तो 1 2 3 4 5। और माइनस का मतलब क्या है? एक उसने ग्रहण किया हुआ है, एक ग्रहण किया हुआ है, तो ये एक हमने ग्रहण किया हुआ भी दिखा दिया। समझ आ गई बात? भाई 6 तो खुद के थे, एक बंद में चला गया, 5 फ्री पड़े थे, माइनस का मतलब एक एक्स्ट्रा लिया हुआ है, वो दिखा दिया हमने। आगे बात समझ? अब एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, तो वो जो इसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखा था वो इसने त्याग दिया, वो इसने त्याग दिया। पीछे बचा क्या? CH3CO। अब O के पास कितने इलेक्ट्रॉन फ्री रह गए? फ्री कितने रह गए? 6 थे, 6 में से एक एक्स्ट्रा त्याग दिया, 6 फ्री पड़े थे, एक एक्स्ट्रा त्याग दिया, फ्री 5 रह गए, तो ये बन गया मुक्त मूलक। विषम इलेक्ट्रॉन युक्त स्पीशीज मुक्त मूलक कहलाती है, फ्री रेडिकल कहलाती है। बन गया फ्री रेडिकल। समझ आ गई बात? अब ये इस फ्री रेडिकल का क्या होगा देखो। अब ये बन गया आपके पास CH3COO। अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े। अब बताओ O को स्थायी होने के लिए अष्टक पूरा करना है। अभी O के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? अभी कितने हैं? गिनो। 7 हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड में भी पड़े हैं ना। 7 हैं, 7 हैं। अब स्थायी होने के लिए इसको कितने और चाहिए? 1। तो कॉमन सी बात है, ये अपने पड़ोसी को कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन दे भैया। सही है? भाई अपने भी कोई चीज़ घर पे हल्दी मिर्च मसाला कम हो जाता है, किससे मांगते हैं बताओ? पड़ोसी से ही मांगते हैं ना। तो इसके पास भी वैसा ही कोई हल्दी मिर्च मसाला कम हो रहा है बेचारे के पास, तो ये भी अपने पड़ोसी को कहेगा भाई ये सामान मेरे को चाहिए, दे। तो इसने अपने पड़ोसी को कहा क्या चाहिए इसको? इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब पड़ोसी ने इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ साझा किया हुआ है वो देखो। एक तो यहाँ साझा किया हुआ है, सही है, और 2 यहाँ साझे किए हुए हैं। सही है क्या? पड़ोसी के 4 इलेक्ट्रॉन की कहानी यही है। एक तो खुद इसके साथ साझा किया हुआ है, वो तो देगा नहीं है क्योंकि वो तो साझा ही इसके साथ है। अब ये वाला O इलेक्ट्रॉन देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि O की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, तो O वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन C लेके नहीं जा सकता। समझ आ गई बात? तो अब ये वाला कार्बन किस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दे देगा बताओ उसको? कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का एक इस कार्बन का, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो जाएगा, और यहाँ O के पास जो 5 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से साझा कर जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, ताकि O का अष्टक पूरा हो सके। यानी कुल मिला के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CO2 बन जाएगा यहाँ। समझ आई बात या नहीं आई ये बताओ? आगे समझ? ये वाला इलेक्ट्रॉन जो था इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझा करके बॉन्ड बना गया। अब मैथिल मुक्त मूलक बन गया, साथ में मैथिल मुक्त मूलक तैयार हो गया, CO2 निकल गई है यहाँ से। लग गया पता? अब क्या ये एक ही है क्या मैथिल मुक्त मूलक? ऐसा क्या ये एक ही अणु होता है क्या अभिक्रिया के अंदर? कई सारे होते हैं। तो ये कई सारे मैथिल मुक्त मूलक यहाँ घूम रहे हैं, तो फिर क्या होगा बताओ? ये फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे
और यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, बन जाएगा, एथेन बन गई, एथेन। और यही मैंने आपको यहाँ बताया था, क्या बनेगी, एथेन बनेगी। पता लग गया कैसे बनी है, क्रियाविधि आपके सामने पड़ी है, एक एक स्टेप आपको क्लियर किया है, समझ आ गया क्या हुआ, क्लियर है रिएक्शन। अब एनोड से जो इलेक्ट्रॉन ये वाला निकला था वो कैथोड पर जाके सोडियम में जुड़ जाएगा और Na बना देगा, और क्योंकि जलीय विलयन लिया होता है तो Na आगे जल से क्रिया कर जाता है और NaOH और हाफ H2 बना देता है। और अगर या फिर इतने तक छोड़ सकते हो आप रिएक्शन को, अगर अगली नहीं लिखे तो मत लिखे, भले ही यहाँ तक भी ड्रॉप कर सकते हैं। और कई जगह पर ऐसे लिखा होता है जलीय विलयन में आगे जल से सोडियम क्रिया कर जाता है और हाइड्रोजन गैस दे देता है। आगे समझ रिएक्शन। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सोडियम लवण है, इससे दो प्रकार से एल्केन बनती है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम लवण से। एक तो ये ध्यान रखना, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण ये दो रिएक्शन में जाता है। एक तो कोल्बे वैद्युत अपघटन में, कोल्बे वैद्युत अपघटन में, और एक जाता है ये वी कार्बोक्सिलीकरण में, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ये वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें तो हमने पढ़ लिया क्या बना, एथेन, एथेन बनी। एल्किल समूह ध्यान रखना, जो एल्किल समूह होगा ना उसी प्रकार की एल्केन बनेगी। जैसे मान लो मैंने ये लिया CH3CONA तो एथेन बनी। अगर मैं ये ले लेता CH3CH2COONA तब क्या बनता, ब्यूटेन बनती। क्यों बनती, क्योंकि लास्ट में ये बॉन्ड तोड़ा था हमने, याद करो, यहाँ से ये वाला इलेक्ट्रॉन O के इलेक्ट्रॉन से जुड़ के CO2 बना गया था भाई, Na अलग हो गया था, और ये वाला इलेक्ट्रॉन O के इलेक्ट्रॉन से जुड़ के CO2 बना गया था, और ये फ्री रेडिकल मिल गया था, एल्किल फ्री रेडिकल मिल गया था ना, मैथिल मुक्त मूलक। तो मैथिल था तो मैथिल मुक्त मूलक मिलेगा, एथिल है तो एथिल मुक्त मूलक मिलेगा। समझ आई बात। तो एथिल मुक्त मूलक और एथिल मुक्त मूलक ब्यूटेन बनाएंगे, लग गया पता, समझ गए। अब नेक्स्ट आती है वी कार्बोक्सिलीकरण, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, वी कार्बोक्सिलीकरण जो सोडा लाइम के द्वारा किया जाता है। सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम दो वर्ड से बने। सोडा, सोडा यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा होता है NaOH, कास्टिक सोडा NaOH, सोडा यानी कास्टिक सोडा NaOH। लाइम क्या होता है, लाइम, लाइम होता है चूना CaO, तो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। सोडा वर्ड जो है कास्टिक सोडा के लिए यूज हुआ है, और लाइम होता है CaO, तो सोडा लाइम होता है NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम। क्लियर। अब जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम से क्रिया करता है, CH3COONA जब रिएक्शन करता है NaOH के साथ, NaOH के साथ उपस्थिति होती है CaO की, तब यहाँ से सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है, Na2CO3 निकल जाता है, Na2CO3। तो यहाँ से जब आप Na2CO3 निकालेंगे, Na2CO3 जब आप निकालेंगे तो क्या बनेगा देख लो, यहाँ से Na2CO3 निकाल दो, Na2CO3 तो क्या बनेगा, मेथेन, CH4 मेथेन। ये अभिक्रिया होती है वी कार्बोक्सिलीकरण, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है CO2 का निकलना। तो यहाँ जो ये CO2 है ये साथ में चली जाती है,
CO2 है ना, अकेला Na नहीं जाता। कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस में अकेला Na गया था, CO2 बाद में गई थी। इसमें Na के साथ ही CO2 चली जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डी कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। और इसमें कम कार्बन वाली एल्केन बनती है। जैसे देखो इसके अंदर कितने कार्बन है, इस यौगिक के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। लेकिन जो एल्केन बनी है वो कितने कार्बन वाली बनी है, 1 कार्बन वाली बनी, 1 कार्बन वाली एल्केन बनी। आगे समझ, एक कम कार्बन आएगा क्योंकि 1 कार्बन ये वाला निकल जाएगा। लग गया पता? क्लियर है रिएक्शन? तो ये एल्केन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन आते हैं। एक मैं नाम ले रहा हूं, कोरे हाउस संश्लेषण। एक विधि और हमने पढ़नी है, कोरे हाउस संश्लेषण। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पता है? हालांकि इससे कभी प्रश्न नहीं आया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये ऐसी विधि है जिससे असममित एल्केन, एसिमेट्रिक एल्केन, कौन से होते हैं एसिमेट्रिक एल्केन, विषम कार्बन वाले एल्केन, असममित एल्केन सफलतापूर्वक बनाए जा सकते हैं। ये इसी नाम से प्रश्न आएगा। असममित एल्केन की सफलतापूर्वक बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली विधि है कौन सी, कोरे हाउस संश्लेषण। क्योंकि इस विधि में भी जो है ना ये वाला मेथड, इसमें भी अगर हम विषम कार्बन वाले बनाना चाहें तो हम एक ये ले लें और एक ये ले लें, तो भी विषम कार्बन वाले नहीं बनेंगे। एक बार तो मुक्त मूलक यहाँ से बनेगा, ये मुक्त मूलक बना, और एक मुक्त मूलक ये वाला निकल जाएगा, ये 2 मुक्त मूलक निकल जाएंगे। अब ऐसे बहुत सारे अणु हैं, तो ऐसे बहुत सारे मुक्त मूलक अंदर घूम रहे होंगे, और ऐसे भी बहुत सारे अणु हैं, तो ये वाले भी बहुत सारे मुक्त मूलक घूम रहे होंगे अंदर। अब बताओ क्या ये वाला गारंटी है क्या इसी से जुड़ेगा, कि आपस में नहीं जुड़ सकते क्या? तो यहाँ भी एल्केनों का मिश्रण ही प्राप्त होता है। अगर आप ये और ये ले लेते हो विषम कार्बन वाली एल्केन बनाने के लिए, तो भी एल्केनों का मिश्रण ही बनता है। समझ आ गई बात? भाई ये इससे जुड़ेगा तो एथेन, ये इससे जुड़ेगा तो ब्यूटेन, और ये इससे जुड़ेगा तो प्रोपेन, तीनों बन जाएंगे बीच में। क्लियर? समझ गए? तो ये आपके पास एल्केन बनाने के मेथड आ गए हैं। कल कोरे हाउस के साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। रिएक्शन समझ आ रही होंगी आपको? तो इनको आप एक बार प्रैक्टिस में लेते रहिए साथ साथ, ठीक है? ताकि अगर कोई अपने को लग रही है कोई दिक्कत है, और केमिस्ट्री सेकंड के मैं टेस्ट भी बराबर शुरू कर दूंगा आपके, ठीक है? क्योंकि पहले फर्स्ट के टेस्ट हमने नहीं लिए, इतने बहुत कम ना के बराबर ही हुए ये माने आप। सेकंड में हम लोग प्रॉपर वे में चलेंगे टेस्ट लेते हुए, ठीक है? क्लियर है आज वाला काम? मैं एक बार रिएक्शन थोड़ी थोड़ी करवा के चल रहा हूँ आपको, ताकि आप लोग अपना फ्लो बना लें एक बार।